just a come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, and talk to the young generation. I get them song, but the bang, but the bang, but the bang, but the ding dang. But you come to the bang with the. So hello. So good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी, आज हम लोग क्लास 11th ISC इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पूरी इकोनॉमिक्स का मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 तक जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबसे बड़ा चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिया, समझ लेना तुम्हारा मैक्सिमम सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो तुमने निपटा लिया है बॉस। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अंत तक आराम से 2-3 बार में पूरा कंप्लीट कर लेना। मूविंग अहेड, आप सभी को पता है कि हम टाइटंस के बैच के अंदर ये 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर कर रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बुक्स हैं जो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज को बिल्ड करने के लिए काफी ज्यादा काम आने वाली हैं। अगर आपको मेरे साथ लाइव प्रिपेयर करना है, हम और हमारी टीम हर दिन 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में टाइटंस के अंदर पढ़ाते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड BSc/कॉमर्स और ये सब कुछ होने वाला है डेडिकेटेड ISC बोर्ड के हिसाब से। खैर हम आगे बढ़ते हैं एंड अभी तक तो आपने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा और एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही क्यों है, उसके पीछे लॉजिक है कि मैं जितना भी कंटेंट आपको YouTube पर प्रोवाइड कर रहा हूं वो अपने फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन पे अपलोड कर देता हूं ताकि आप जाकर उसे इजीली डाउनलोड कर सकें और बेहतर तरीके से रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलो बच्चा, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अब पता है पूरी दुनिया में 3 तरह की इकोनॉमीज एस्टैब्लिश की गई हैं, मतलब जो 3 तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। एक तो है कैपिटलिज्म, दूसरी है सोशलिस्ट और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। इनके बारे में हम डिटेल में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इकोनॉमीज होती क्या है। आओ जरा देखते हैं। द ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क within which an economic transaction takes place in a country is called an economy. इकोनॉमी का मतलब क्या? उस पर्टिकुलर देश के अंदर किस तरह से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो आएगा इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? द ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ऊपर से बात बता रहे हैं हम आपको कि जिस भी कंट्री के अंदर जैसा भी इकोनॉमिक लेन देन होता है, पैसों से संबंधित लेन देन होता है, वो उस देश की इकोनॉमी कहलाता है। अब अगर तुम मेरी नजर से देखो, फ्रैंक की नजर से देखो, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज का क्लासिफिकेशन 2 बेसिस के ऊपर किया गया है। पहला बेसिस क्या कह रहा है, आओ जरा देखते हैं। अब कैसे कैसे इकोनॉमीज का जो डिवीजन हुआ, टाइप्स बने, तो पहला 2 बेसिस है। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कौन सी कंट्री कितना ज्यादा डेवलप्ड है उसके स्टेजेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बेसिस पर बताया कुछ इकोनॉमीज तो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं और कुछ इकोनॉमीज डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, मतलब जो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और बोला गया दूसरा सिस्टम क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। किस कंट्री में किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है, इसके बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो 3 तरह की इकोनॉमीज बताई गई हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़नी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़नी है और मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़नी है। तो ये बेसिक सा तुम्हें क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? समझ में आ रहा है ना चैप्टर कैसे शुरू हो रहा है? अब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि सर ये क्लासिफिकेशन कमबख्त करता कौन है? तो हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, बिकॉज सारी की सारी डेफिनेशंस वहीं से आई हैं और वही मेजरली रूप पर सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं। World Development Indicators 2019 has classified various countries of the world on the basis of per capita income. United Nations ने बोला कि हम देश को जो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज, वो डिवाइड करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। अब जनाब पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम मतलब प्रत्येक व्यक्ति की इनकम, पर पर्सन की इनकम। अगर हम देश की टोटल इनकम को देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, मतलब नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन हम कर दें, तो हमारा जो कंसेप्ट निकल कर आता है तो वो कंसेप्ट को अपन पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही? इसमें क्या बोला गया इस यूएन की रिपोर्ट में? लो इनकम कंट्रीज विद ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ऑफ $1025 और लेस, मतलब
जिस कंट्री में $1025 से कम पैसे कमाए जाते हैं उन्हें हम लो इनकम कंट्रीज बोलते हैं। मिडिल इनकम कंट्रीज हो गई वो जो $1026 से लेकर 12,375 $12,375 कमाते हैं, वो मिडिल इनकम कंट्रीज हो गई। हाई इनकम कंट्रीज वो हो गई जो 12,376 से ज्यादा पर पर्सन इनकम, इनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, उनको हम लोग हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में डालते हैं। तो पर कैपिटा के ऊपर से डिवीजन हो रखा है। अगर $1025 से कम है तो लो इनकम, 1026 से 12,375 1026 से लेके 12,375 तक है तो मिडिल इनकम, और हाई इनकम अगर 12,376 से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है तो उसे हम हाई इनकम ग्रुप की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अब एक बात समझना, अब अगर 2019 का हम डेटा निकाल कर देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में लो इनकम कंट्रीज हैं 31। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है? मिडिल, जिनको हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमीज की कैटेगरी में रखते हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं 107, जिसको हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज बोलते हैं, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट है। हाई इनकम कंट्रीज जो हैं वो हैं 80, जिसको हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमीज के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन तुम्हें समझ में आ रहा है? एक बात को और दिमाग में रखना, जो ये लो और मिडिल एज, जो मिडिल एज बोलो, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इनको ही हम लोग डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड बोलते हैं। इसको अलग अलग कैटेगरी में मत डिवाइड करना। दिस इज डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन, एक ही टर्म है ये, ठीक है ना? इन दोनों कैटेगरीज को हम लोग डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि हमको पता है कि दो ही कैटेगरीज है, या तो डेवलपिंग इकोनॉमी है या डेवलप्ड इकोनॉमी है। डेवलपिंग इकोनॉमी कौन कौन सी होती है? जहां जो लो इनकम कंट्रीज हैं और जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। क्या यहां तक बात तुम्हें समझ में आ गई है? आगे बढ़े। अब डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज किसे कहलाते हैं, आओ जरा देखते हैं। अ डेवलप्ड इकोनॉमी इज डिफाइंड एज अ कंट्री व्हिच हैज हाई लेवल पर कैपिटा इनकम, और हाई लेवल पर कैपिटा इनकम क्या है? 12,376 से ज्यादा जो पैसे कमाते हैं, पैसे मतलब डॉलर्स कमाते हैं, उनको हम लोग हाई इनकम कंट्रीज या डेवलप्ड इकोनॉमीज बोलते हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बहुत सारी कंट्रीज हैं। और डेवलपिंग इकोनॉमी कौन सी हो गई? जो लो लेवल पर कैपिटा इनकम की कैटेगरी के अंदर आते हैं या मिडिल इनकम पर कैपिटा की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसे हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमीज बोलते हैं, जैसे कि इंडिया। ठीक है ना? चलो, बात समझ में आ रही है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरी जान। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम केवल पॉइंट देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि डेवलपिंग इकोनॉमी है तो लो पर कैपिटा इनकम है, डेवलपिंग इकोनॉमी है तो वहां पर लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई लोगों ने कम कर रखी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है तो इनएडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जितनी हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, जितने हॉस्पिटल्स चाहिए उतने नहीं है। डेवलपिंग इकोनॉमी है तो ज्यादा इलाकों में पॉवर्टी है, लोग भुखमरी में रह रहे हैं, बहुत लोग गरीब हैं। लार्ज इनकम इनइक्वालिटीज, ये बात क्या है? लार्ज इनकम इनइक्वालिटीज का मतलब होता है अमीर और गरीब के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, कुछ अमीर हैं तो बहुत अमीर हैं, कुछ गरीब हैं तो बहुत गरीब हैं, ऐसा है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का तरीका काफी लो स्टैंडर्ड है। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज अ सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ज्यादातर लोग जो डेवलपिंग इकोनॉमीज के होते हैं वो ज्यादातर उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर हाई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। ठीक है ना? बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। अगला क्या है? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और इस तरह की इकोनॉमीज के अंदर यह भी देखा जाता है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन की वजह से ही ये शायद डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हैं। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? Whereas on the contrary, अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर इसका उल्टा होगा, हाई पर कैपिटा इनकम होगा, लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन होगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी, लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एंड लो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी होगा, और नैरो इनकम इनइक्वालिटीज, मतलब अमीर और गरीब के बीच की दूरी थोड़ी कम होती है। अगर अब मैं आपको एक होमवर्क दूं कि तुम्हें एक शीट ऑफ पेपर पर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी के बीच में कोई 5 डिफरेंस लिखने हैं, तो क्या तुम ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो? लिख सकते हो ना सारे बच्चे? तो चलो भाई, अगले पेज मैंने तुमको ये खाली छोड़कर दे दिया है,
और इस पेज पर तुम्हें डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस लिखकर दिखाना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों ने चैप्टर की बस शुरुआत की है, ठीक है ना। पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर डिवीजन बताया है कि डेवलप्ड कौन है और डेवलपिंग कौन है। अब यहां से हम आपको इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कराएंगे और अब हम बताएंगे कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड क्या है। तो आओ जरा देखते हैं। एन इकोनॉमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज sum total of all those devices and institutions through which economic choices are made and scarce resources are used for the purpose of satisfying various human wants. उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब किसी भी देश के अंदर किस तरह से रिसोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है ताकि लोगों की इच्छाओं को, लोगों की डिमांड्स को, लोगों की वांट्स को पूरा किया जा सके। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं कैपिटलिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैपिटलिज्म बोले तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना है। मतलब वो कंट्री जो लग्जरी गुड्स बनाती है, वो कंट्री जो कस्टमर ओरिएंटेड होती है, वो इकोनॉमी जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एकदम कम होता है, उसे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। आओ जरा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। It is an economy in which productive resources are owned by private individuals who use these resources to earn profit. मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा गया है कि जमीन, लेबर, कैपिटल, पैसा, रिसोर्सेज ये प्राइवेट सेक्टर ओन कर सकता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर को मान लो कोई गोल्ड माइन खरीदनी है तो यूएसए के अंदर वो खरीद सकता है, इंडिया के अंदर नहीं। बात समझ में आ रहा है? कोई कोल माइन खरीदनी है तो यूएसए में खरीद सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं है, दूसरी कंट्रीज में नहीं। तो मतलब ये वो इकोनॉमी है जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो मर्जी चाहे वो ओन कर सकता है ऑन इट्स पर्सनल नेम, और उस रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर सकता है फॉर मिंटिंग प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द स्टेट का मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमम। Here, economic activities are mostly unplanned and uncoordinated. इस तरह की इकोनॉमी के अंदर अनप्लान्ड और अनकोऑर्डिनेटेड इकोनॉमी, अनप्लान्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होती हैं, बिकॉज हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाने में लगा होता है। अब अगर हम आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर तो एक एक करके फीचर आपको समझ में आएगा। जैसे पहला पॉइंट लिखा है यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीद सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? द फंडामेंटल फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट प्रोडक्टिव फोर्सेस लाइक लैंड, फैक्ट्रीज, माइंस, मशीनरी एंड अदर रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये बहुत ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। अगला देखते हैं, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या? अगर तुम्हारे दादाजी की कोई प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो सकती है। उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर लेगी। मतलब प्रॉपर्टीज आर या कोई भी असेट्स आर इनहेरिटेड बाय योर सक्सेसर्स। क्या बात समझ में आ रही है? इट मींस दैट प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल कैन बी लीगली पास टू हिज लीगल हायर्स लाइक सन्स एंड डॉटर। ये भी होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी इंसान कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और कोई भी इंसान किसी भी कंपनी में जाकर कोई भी काम परस्यू कर सकता है अनटिल एंड अनलेस वो इलीगल ना हो। बात समझ में आ रही है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मींस दैट प्राइवेट एंटरप्राइज आर फ्री टू यूज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन चॉइस। ये ओन चॉइस वाली बात समझ में आ रही है? फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन मींस इंडिविजुअल्स आर फ्री टू चूज एन ऑक्यूपेशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब कोई भी इंसान अपने मन का काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, और कोई भी नौकरी पेशा आदमी अपने मन की नौकरी को चूज कर सकता है। अब तुम बोलोगे ऐसी भी कौन सी कंट्री है जहां पर इस पे रिस्ट्रिक्शन है? बहुत सारी कंट्रीज हैं, सोशलिस्ट में रिस्ट्रिक्शन होती है। आगे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। अब ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है? यहां पर कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कंज्यूमर्स आर फ्री टू बाय कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ देयर ओन चॉइस। मतलब कंज्यूमर की चॉइस यहां पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है मेरी जान।
कोई भी कंज्यूमर कोई सा भी प्रोडक्ट अपने मन से कंज्यूम कर सकता है, अनलाइक इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको अभी हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। अगला पॉइंट क्या है? प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मार्केट फोर्सेस जो होती है ना, डिमांड एंड सप्लाई की, वो डिसाइड करती हैं कि प्रोडक्ट का प्राइसेस क्या होंगे। अब तुम क्लास 11th में हो, तुम्हें भी मार्केट फोर्सेस के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, बिकॉज वो सब तुम क्लास 12th में एक चैप्टर है मार्केट मैकेनिज्म, वहां पर होगे। बस तुम्हें अभी इतना पता होना चाहिए कि प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या है। प्रोडक्ट्स के प्राइसेस मार्केट फोर्सेस तय करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई तय करती हैं। बात समझ में आ रही है? इट इज द प्रोसेस बाय विच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बस इतनी सी बात क्लास कक्षा 11वीं में आपको पढ़ने की जरूरत है। अगला क्या है? कंपटीशन। मतलब यहां पर सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, एक कंपनी नहीं है, एक कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है जो बिजनेस कर रहा है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे बिजनेस कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में हमेशा कंज्यूमर्स का फायदा होता है। बात समझ में आ रही है बेटा जी? कंपटीशन मींस राइवलरी बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर एग्जिस्ट हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन। याद करो ना, BMW, मर्सिडीज अगर कॉम्पिटिटर ना होते तो इतनी अच्छी कार्स वो आज ना बना रहे होते। अगला क्या है? अगला है बेटा प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिज्म के अंदर कोई भी सर्विस मोटिव नहीं होता है। यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स तभी काम करेंगे जब उनको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द सोल मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रॉफिट मोटिव इज द हार्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब बात करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। यहां पर सोसाइटी के लिए ना सोचकर हम अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फोर्स इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ईच इंडिविजुअल इज गाइडेड बाय हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हर इंसान अपने को लेकर सेल्फ सेंटर्ड यहां पर दिखाई पड़ता है। और लास्ट फीचर है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। There is least interference by the government in economic activities and in working of market forces. यहां पर गवर्नमेंट आपके बिजनेस में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ना ही वो आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस को चेंज करने में या उसको अलग अलग करने में कोई भी इंटरेस्ट दिखाएगी। अब तुम याद रखना कि जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, काफी हद तक टॉपिक डिटेल्ड में होता जाएगा, ठीक है ना। और ये इसीलिए नोट्स तुम ये जरूर डाउनलोड कर लेना। जो भी मैं ये पीपीटी इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आपके लिए टू द पॉइंट मैंने बनाई है, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन योर एग्जामिनेशंस। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म की तरफ। और जैसे जैसे मेरिट्स पढ़ेंगे वैसे वैसे डीमेरिट भी पढ़ेंगे। और ये याद रखना कि कोई भी 4 से 5 मेरिट तो तुम मिनिमम पढ़ ही लेना। पहला क्या है? स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज। स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज का मतलब क्या है? द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट has encouraged new entrepreneurial abilities। अब पता है, किसी भी देश में अगर ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो उतना कम उस देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्यों बनेंगे? जब उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। तो स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज रहती है कि भाई यार लोग इनोवेट क्यों करेंगे, क्योंकि वो पैसे बनाना चाहते हैं यार। अगला, इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब एक बात समझो, competition has encouraged producers to invent new and improved techniques of production and new improved products। अब पहले नोकिया का फोन चलता था मेरी जान, फिर आईफोन्स आज की डेट में आने लगे। तो नोकिया के फोन अगर बिक रहे थे तो आईफोन को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कंपटीशन था तो हर एक इंसान नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट्स को खोजता है, पता लगाता है, ठीक है ना, रिसर्च करता है उसके बारे में। और जिससे एक नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, और नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो हमेशा कंज्यूमर्स का फायदा होता है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े बेटा जी। अगला है इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रोड्यूसर्स आर अंडर कांस्टेंट प्रेशर टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज टू कीप द कॉस्ट टू मिनिमम। भाई देखो, अगर मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो मैं अपने रिसोर्सेज को टू देयर मैक्सिमम पॉइंट तक यूज करूंगा। मैं रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करूंगा, बिकॉज हमको पता है अगर वेस्ट किया मैंने तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो मैं रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करूंगा इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, इंसेंटिव फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट प्रोवाइड्स मोटिव फॉर हायर इन्वेस्टमेंट।
अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट बनाऊंगा तभी मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो इंसेंटिव फॉर कैपिटल फॉर्मेशन भी एक आपके लिए मेरिट है। देन न्यू कंज्यूमर गुड्स। न्यू कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या बेटा? द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट हैज मोटिवेटेड द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अरे यार देखो, पहले नॉर्मल वॉच आती थी, फिर एप्पल वॉच आने लगी, अब बैंड्स आने लगे, ठीक है ना, जो आपके बारे में सारी चीजें बताने लगेंगे। तो नए नए कंज्यूमर गुड्स आ रहे हैं, बिकॉज नए नए कंज्यूमर गुड्स आएंगे, नई मार्केट बनेगी, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते चलो। चले आगे बढ़े। अब आते हैं बेटा जी डीमेरिट्स के ऊपर। और डीमेरिट्स क्या है, आओ जरा देखा जाए। हर चीज के फायदे ही थोड़े ना होते हैं, नुकसान भी तो होंगे। तो आओ डीमेरिट देखते हैं। सबसे पहला, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इस तरह की इकोनॉमी में देखा जाता है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बीच में बहुत ज्यादा ब्रीच है। तो द मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इट हैड लेड टू लार्ज डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बहुत अमीर है और बहुत गरीब भी है। अगला क्या बोला गया है? क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्लासेस बनाती है, रिच और पुअर के बीच में डिवीजन क्रिएट करती है। बिकॉज होता क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एक प्रोड्यूसर कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और ज्यादा प्रॉफिट किस प्रोडक्ट पे मिलेगा? जब वो लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाएगा। और लग्जरी प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा? रिच सेक्शन खरीदेगा। तो डिवीजन हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो क्लास स्ट्रगल इज अ डायरेक्ट consequences ऑफ inequalities. Capitalist society has been divided into two groups, namely the capitalists and the workers. Capitalist मतलब rich और workers मतलब poor. तो class difference create किया है हमारी capitalist economy में। अगला क्या है? Economic instability. इसका मतलब क्या है? There is always a possibility of overproduction and underproduction, booms and depressions, inflations and unemployment. इकोनॉमी के अंदर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आने पाती है, बिकॉज हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी फर्म्स बन जाए, मोनोपोलीज बन जाए, ठीक है ना, जो ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन करने, बूम, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ जाए, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसा सिचुएशन आ जाए। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर इतने सारे शब्द आप बताए जा रहे हो, बूम होता है, डिप्रेशन होता है, ओवर प्रोडक्शन, अरे सब आएगा धीरे धीरे भाई, काय को लोचा लेते तुम, आराम से चलते चलो भाई। अगला अगला है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मिस एलोकेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करना। अब देखो, जिन रिसोर्सेज से लग्जरी बैग्स बनाए जा सकते थे, उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कोई अच्छा स्कूल भी बनाया जा सकता था, लेकिन स्कूल बनाते समय उतना प्रॉफिट नहीं मिलता और जितना उसे लग्जरी बैग बनाकर मिल रहा है। तो यहां पर देखा जाता है कि रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल भी होता देखा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज यहां पर प्रोड्यूसर्स को वही गुड्स बनाने हैं जो मार्केट में अच्छे दामों में बिकेंगे। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिच पीपल have more purchasing power, therefore resources are used for production of luxuries and comforts rather than necessities, because necessary goods बनाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं बेटा जी? आगे बढ़ूं। अगला, वेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। अब एक बात समझना, बहुत ज्यादा तुमने देखा होगा अपनी टीवी वगैरह पे कि थम्स अप का एड आ रहा है, कोकोला का एड आ रहा है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, बहुत सारा रिसोर्सेज एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी खर्च करते हैं। द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट क्या है? जैसे प्लांट कैपेसिटी रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड। मेरे फैक्ट्री के अंदर मैं प्रोडक्शन ज्यादा कर सकता था, लेकिन मैं उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है। एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट, कंज्यूमर गुड वेस्ट, ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ज्यादा देर तक कस्टमर के काम ही नहीं आएगा और थोड़े दिन बाद कंज्यूमर उसको इस्तेमाल करके फेंक देने वाला है। तो अभी देखो ना, हर 2 साल में लोग फोन बदल रहे हैं, 3 साल में फोन बदल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? एक तरह से वो कचरा पाइल्ड अप ही हो रहा है, राइट? वो वेस्ट ही है। इमरजेंस ऑफ मोनोपोली पावर। यार ये इसके ऊपर ना कभी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, मुझे याद बताना तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक MRTP एक्ट आया भारत के अंदर, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ये जनरली मैं CA की क्लासेस में पढ़ाता था, तो उसके ऊपर एक कहानी है, कभी होगा तो बनाएंगे, लेकिन अभी बताते हैं क्या है इमरजेंस ऑफ मोनोपोलीज पावर। मोनोपोली पावर, ऐसा देखा जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन जाती हैं। जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी बन जाएगा तो वो मार्केट को अपने हिसाब से चलाने लगेगा। जैसे आज की डेट में देखो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, और उसके बाद टेस्ला, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये मोनोपोलीज हैं, और ये जो चाहें तो देश को एक दिन में बंद कर सकती है या
कोई भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं. A few giant firms control production in most of the industries. They exploit consumers by charging higher prices. तो यहां तक तुम्हें डीमेरिट भी समझ में आ गए बच्चा पहाड़ी. ठीक है, बड़े आगे 2 पॉइंट पर. अगला है निग्लेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर. निग्लेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव है. समाज के कल्याण के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम ही नहीं होता. प्रोडक्शन इज अंडरटेकन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, therefore goal of maximization of social welfare is neglected. एंड लास्ट पॉइंट है आपका डोमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज. इसका मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रमोट करता है मटीरियलिज्म. मटीरियलिज्म का मतलब क्या? मेरे पास बड़ी कार होनी चाहिए, मेरे पास पूरा घर होना चाहिए. मतलब मैं सामान से, मैं चीजों से खुश होता हूं. मैं अच्छी हेल्थ से, अच्छे रिलेशनशिप से, अच्छी वैल्यूज से, अच्छे फ्रेंड्स के साथ खुश नहीं होता हूं. तो ये कल्चर प्रमोट किया गया है मटेरियलिज्म का. इट हैज गिवन मोर एम्फेसिस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट रादर देन सोशल इंटरेस्ट. सब बच्चों को समझ में आया? तो ये था आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अब बढ़ते हैं सोशलिज्म की तरफ. अब यार ये सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर स्टेट का पूरा कंट्रोल होता है, मतलब गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है. यहां पर आम इंसान अपने नाम पर रिसोर्सेस को बाय नहीं कर सकता. लैंड लेबर नहीं रख सकता, माइंस मशीनरीज नहीं खरीद सकता. यहां पर इस इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई भी काम नहीं होता है. इस इकोनॉमी के अंदर काम होता है सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए. आइए जरा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं. इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द एंटायर सोसाइटी एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी according to a general economic plan for the benefit of the entire community. यहां पर मैंने कुछ चीजें दिखाई भी हैं आपको कि यार क्या होता है. गवर्नमेंट सारी चीजें कंट्रोल होती है. गवर्नमेंट ही सारी रिसोर्सेज को ओन करेगा. सारी बिल्डिंग, सारी मशीनरी, सारी जमीन, सब कुछ गवर्नमेंट ही चलाती है यहां पर. ठीक है ना बेटा जी. अब आओ इसके फीचर्स के ऊपर आते हैं. सबसे पहला फीचर है सोशलिस्ट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. मतलब ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज लैंड, माइंस, मिल्स, फैक्ट्रीज, बैंक एटसेट्रा आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट. स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट. ये बात मैंने तुमको ऑलरेडी समझा दी है. अगले पॉइंट पर आते हैं. इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होती है? यहां पर सरकार ना एक डेडिकेटेड प्लानिंग अथॉरिटी बनाती, मतलब एक नया डिपार्टमेंट है जो सारा प्लानिंग का काम करता है गवर्नमेंट के लिए, जिसको हम लोग सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के नाम से जानते हैं. ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce are taken by the government. state government भी लेती है. और कौन सी बॉडी होती है? उसको बोलते हैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. ठीक है ना? बात याद रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. फिर है सोशल वेलफेयर एज द मोटिवेटिंग फोर्स. यहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है. समाज के लिए काम करना है, सबके लिए काम करना है, इस पर ज्यादा दिमाग दिया जाता है. अ सोशलिस्ट इकोनॉमी सीक्स टू मैक्सिमाइज द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी. क्लियर है सब बच्चों को? अगला क्या है? अगला है इकोनॉमिक इक्वालिटीज. जैसे कैपिटलिज्म के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती थी, यहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटीज होती है. यहां पर लगभग सब लोग सेम पैसा कमा रहे हैं. अमीर और गरीब के बीच में कोई भी दूरी नहीं है. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एम्स एट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल. इट एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. ठीक है ना? सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, सबके पास इनकम और वेल्थ के भी सेम साधन ही होंगे. अब होता है क्लासलेस सोसाइटी. क्लासलेस सोसाइटी मतलब रिच और पुअर जैसे कोई भी टर्म यहां पर नहीं होते हैं बेटा. Class distinction do not exist in a socialist economy. This means there is no scope of economic exploitation in a socialist economy. तुमको सुन के लग रहा होगा ना यार बड़ा अजीब है, ऐसा कहां होता है? और रियलिटी से ये चीजें थोड़ी सी दूर हैं. अभी हम आएंगे जब मिक्स इकोनॉमी में, तब हम आपको रियलिटी की बात भी बताएंगे. अगला क्या है? एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन. एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन मतलब यहां पर प्राइवेट सेक्टर तो बिजनेस कर नहीं सकता. यहां पर जितना भी सब कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट करेगी तो कोई स्कोप ऑफ कंपटीशन रह ही नहीं जाएगा. इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम द गवर्नमेंट हैज मोनोपोली ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स. देयर इज नो स्कोप ऑफ कंपटीशन एंड राइवलरी अमंग डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स. ये भी समझ में आ रहा? अब देखो
कंपटीशन नहीं है, इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। खैर, अब आते हैं मेरिट्स के ऊपर सोशलिज्म के। पहला, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमने कैपिटलिज्म में देखा था ना, रिसोर्सेस उस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल हो रहे थे जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर ज्यादा प्रॉफिट बन रहा था, तो लोग या प्रोड्यूसर्स वैसे लग्जूरियस गुड्स बनाते थे। लेकिन यहां पर क्या देखा जाता है, यहां पर अच्छी तरीके से रिसोर्सेज एलोकेशन होते हैं और गवर्नमेंट वही सामान बनाती है जो ज्यादा नेसेसरी हो। तो इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन इज डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। Allocation of resources is made by the planning authority. Social economy is able to eliminate various types of wastages of resources. मतलब गलत चीज को बनाने में रिसोर्सेज यहां पर बर्बाद नहीं किए जाते हैं। अगला है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन दिस इकोनॉमी। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इज डन बाय फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई, हम देश को तभी अच्छे से चला सकते हैं जब उस देश के रिसोर्सेज को हम अच्छी तरीके से ऑप्टिममली इस्तेमाल करें, वेस्टेज को कम करें। ठीक है ना। अगला क्या है, एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। कैपिटलिज्म में देखा था ना, कभी बूम आ रहा है, कभी रिसेशन आ रहा है, कभी इन्फ्लेशन है, कभी डिफ्लेशन है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज यहां पर हर एक चीज गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। हर एक कमोडिटी की प्राइसेस भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो यहां पर मार्केट फोर्सेस जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। बेटा जी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आप सभी लोगों को? आगे बढ़े। सिंस ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन। मोरओवर, प्राइसेस ऑफ गुड्स आर रेगुलेटेड बाय स्टेट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये भी मैंने आपको समझा दिया बेटा जी। अगला क्या, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब सबका सैलरी, सबकी कमाई लगभग लगभग सेम होती है। Socialist economy provides equal opportunities to all. All income is earned income and it is almost equal with at par with everybody. ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगला क्या, एलिमिनेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल, जिसके बारे में हम लोग अभी फीचर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक क्लासलेस सोसाइटी होती है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच और पुअर नहीं देखा जाता है। समझ में आ रही है ना बेटा जी? अब बात करते हैं इनके डीमेरिट्स के ऊपर। कैपिटलिज्म के डीमेरिट पढ़े ना, वैसे यहां पर इनके भी डीमेरिट पढ़ने जा रहे हैं सोशलिस्ट के। पहला, डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन द रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को कैसे हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, इसमें काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। कैपिटलिज्म में तो वेस्टेज नहीं होती थी, बिकॉज वो तब तक रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते थे जब तक उससे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बना सकते थे। बट यहां पे प्रॉफिट वाली चीज ही नहीं है, तो it is difficult to have rational allocation of resources because cost of production of commodity in a socialist economy cannot be determined, because सामान को बनाने में जो लागत लग रही है वो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, बिकॉज बनाता कौन है? सरकार। रिसोर्सेस किसके? सरकार के। अगला क्या है, लॉस ऑफ एफिशिएंसी। देयर इज लैक ऑफ इंसेंटिव सिस्टम टू मोटिवेट पीपल टू वर्क एंड इंप्रूव देयर एफिशिएंसीज। अभी यहां पर मेरे को एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देने के लिए नहीं है कि भाई तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें पैसे और मिलेंगे, तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कोई भी मोटिवेटिंग फैक्टर यहां पर होता नहीं है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एफिशिएंसी सीधा सीधा देखा जाता है। सरकारी विभाग में क्या होता है, लोग काम ही नहीं करना चाहते। ऑल इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मैनेज्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स। दीज आर नॉट एफिशिएंट एज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो चाहिए भैया पैसा, वो पैसा कैसे भी बनाना है, कैसी भी नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना है, कुछ नया आप इन्वेंट करिए। बट ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर एम्प्लॉयज भी लेथार्जी में रहते हैं कि कौन काम करे, बिकॉज पैसे तो उतने ही मिल रहे हैं यार, इंसेंटिव नहीं है। अगला है लॉस ऑफ इंसेंटिव्स, व्हिच इज वेरी अगेन वेरी सिमिलर टू द लास्ट पॉइंट। वर्कर्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, देयर जॉब्स आर प्रोटेक्टेड वेदर दे वर्क एफिशिएंटली और इनएफिशिएंटली। कभी तुम किसी सरकारी विभाग में गए हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर गए हो आप लोग? कैसा एक्सपीरियंस है, जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। लेट मी सी कि ये बात सच है कि भी नहीं। अगला, लॉस ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। अभी पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर सोवरेनिटी होती थी, बिकॉज कस्टमर जो सामान मांगेगा वो सामान बनाना पड़ता था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता दिखता है। यहां पर कंज्यूमर सोवरेनिटी नहीं है। देयर इज द कंज्यूमर इज नो लॉन्गर द किंग इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। प्रोडक्शन इज नो लॉन्गर गाइडेड बाय द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के हिसाब से यहां सामान नहीं बनेगा, गवर्नमेंट ने बना दिया, अब तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, ऐसा वाला सीन है। समझ में आ रही है बेटा जी?
चलो अगला क्या है, लॉस ऑफ फ्रीडम, मतलब देर इज नो प्राइवेट एंटरप्राइज इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, द फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन इज एब्सेंट, मतलब मैं चाहूं किसी और संस्था में जाकर काम कर लूं, ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज सब कुछ गवर्नमेंट का ही है। कंज्यूमर्स डू नॉट एंजॉय चॉइस इन रियल सेंस, कंज्यूमर्स को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स नहीं मिलते हैं बिकॉज यहां पर कंपनी एक ही है, वो है गवर्नमेंट। समझ में आ रही है बेटा जी? अब तुम्हें डिफरेंस लिखकर दिखाना पड़ेगा ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में डिफरेंस क्या है। लिख सकते हो ना कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? पक्का लिख लोगे ना भाई? कमेंट सेक्शन में बताना लिखकर, है ना बच्चा पार्टी। अब हम बात करने जा रहे हैं रियलिस्टिक इकोनॉमी की। अरे सर क्या बोल रहे हो? रियलिस्टिक मतलब एक्चुअल में दुनिया भर में कोई भी इकोनॉमी एक्सक्लूसिव कैपिटलिस्टिक नहीं है और एक्सक्लूसिव सोशलिस्ट नहीं है। हर इकोनॉमी आज के डेट में मिक्स्ड इकोनॉमी है और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही इकोनॉमी के बेनिफिट्स होते हैं। इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमी का ही एक एग्जाम्पल है। यहां पर कंज्यूमर को चॉइसेस भी हैं, यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है और यहां पर गवर्नमेंट भी चीजों को अपने हाथ में रखती है। आओ जरा देखते हैं। इट इज एन इकोनॉमी विच कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्टिक एंड द सोशलिस्टिक इकोनॉमी। यहां पे प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर्स भी ओन करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी, और गवर्नमेंट रेगुलेशन लाने का काम करती है। अब आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। पहला फीचर है बेटा जी कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इन दिस इकोनॉमी बोथ पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट चलाती है और प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर। जैसे इंडिया के अंदर रेलवेज भी है जो पूरा सरकार चलाती है और टाटास भी है जो प्राइवेट सेक्टर है। अगला पॉइंट क्या है? कोएग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक फीचर्स, मतलब यहां पर कैपिटलिज्म के भी फीचर्स लगते हैं और सोशलिज्म के भी फीचर्स लगते हैं। अब तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, अगर तुम्हें दोनों पढ़ रखे हैं कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक तो तुम यहां पर कंबाइन करके लिख सकते हो। अगला क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग। अभी यहां पर क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग इज essential to promote economic development to ensure smooth and systematic operation। यहां पर प्राइवेट सेक्टर अपना डिसाइड करता है और गवर्नमेंट भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का भी इस्तेमाल करते हुए प्लानिंग करती है, ठीक है ना, जिसको नीति आयोग बोलते हैं। अब regulation and control of the private sector, the government plays an important role in the mixed economic system by regulating the private sector। गवर्नमेंट ये देखती है कि प्राइवेट सेक्टर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ये देखती है कि कोई बहुत बड़ी मोनोपोली तो नहीं बनने वाली है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। यहां पर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है। The government makes efforts to promote welfare of the entire community. It provides facilities like education, health, sanitation, free food. अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं। पहला, proper allocation of resources. Economic planning ensures the economic resources in an economy are utilized in the best possible way. यहां पर लग्जरी गुड्स भी बनते हैं और यहां पर नेसेसरी गुड्स भी बनते हैं। Economic stability. A mixed economic system ensures economic stability. It tries to avoid ups and downs in the economy through planning and regulation. कैपिटलिज्म में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते थे ना, रिसेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, यहां पर कंपैरेटिवली कम देखा जाता है बिकॉज यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लानिंग और रेगुलेशन सरकार करती है। अगला, एडवांटेजेस ऑफ द मार्केट सिस्टम। अ मिक्स्ड इकोनॉमी हैज द एडवांटेज ऑफ द मार्केट इकोनॉमी लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में था। मतलब यहां पर भी हम तुम चाहें तो अपने लिए जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमारे आने वाले जो जनरेशन होगी उसके नाम पर ट्रांसफर भी हो जाएगी, इनहेरिटेंस भी होता है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी यूजेस द कंबाइंड रिसोर्सेज एंड एनर्जीज ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिस देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों लोग काम करते हैं वहां पर तरक्की तेजी से देखी जाती है। आगे बात करते हैं चेक ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अदर exploitative tendencies are curbed at the same time. Inequality of income is kept under check by government। मतलब गवर्नमेंट ये देखती है कि बहुत बड़ी कोई मोनोपोली फर्म ना बन जाए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी हमारे देश के अंदर, और साथ ही साथ ये भी देखती है कि इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा ना हो। क्या बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? ठीक है ना, यही कुछ पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बेटा। और अगला एक और पॉइंट देख लेना, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। मतलब हम जैसा चाहे किसी भी पार्टी को प्रमोट कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देखा जाता है। अब डीमेरिट्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। कई बार देखा गया है
कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, ठीक है ना। कोलिजन, बिटरनेस एंड नॉन कोऑपरेशन में टेक्स प्लेस बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। अगला बात क्या है बेटा, शॉर्ट लिव्ड नेचर। शॉर्ट लिव्ड नेचर का मतलब क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी कभी भी एब्सोल्यूट मिक्स नहीं रह पाती, कभी वो ज्यादा सोशलिस्ट हो जाती है या ज्यादा कैपिटलिस्टिक हो जाती है। वास्तव में समझ रहे, एग्जैक्ट 50-50% का रेशियो नहीं होता। अ मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमिक मे नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। If public sector expands more than private sector, it will become socialist economy. And if private sector expands more than public sector, it will become capitalist economy. क्या ये तुम्हें बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़े, अगला है inefficient operation. There is a danger of a mix operating in an inefficient manner. Private sector may not be liable to function due to excessive control, whereas public sector may not work due to lack of initiative. प्राइवेट सेक्टर पे अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लग जाओगे तो प्राइवेट सेक्टर बोलेगा हटाओ, हमें काम ही नहीं करना। और पब्लिक सेक्टर में कोई इंसेंटिव नहीं है, इसलिए लोग वहां पे भी काम नहीं करना चाहते हैं, तो इनएफिशिएंसी आ सकती है इकोनॉमी के अंदर। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, द पब्लिक सेक्टर हैज रिकॉर्डेड फॉर पुअर परफॉर्मेंस। द पब्लिक सेक्टर सफर फ्रॉम रेड टेपिज्म, करप्शन, ऐसी चीजें गवर्नमेंट संस्था में देखी जाती है। फेवरिज्म देखा जाता है, लैक ऑफ इंसेंटिव होता तो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है मतलब। अगला है excessive regulations. In this economy, government may like to regulate private sector by imposing licensing and taxation system. कई बार देखा गया है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लाइसेंस, बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारा टैक्स लगा देती है, जो ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अदर टाइप ऑफ इकोनॉमीज के ऊपर। या अदर टाइप ऑफ इकोनॉमीज क्या है मेरी जान? सबसे पहले सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी कौन सी होती है? A simple economy is that economy in which individual specializes in the production of one commodity only. एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइजेशन होगा तो उसे हम लोग सिंपल बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? इन विच देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस, जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने में कोई इकोनॉमी एक्सपर्टीज रखती है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी बोलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा जी? विच डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी वो हो गई जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, दूसरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? वो इकोनॉमी जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स दूसरी कंट्रीज के साथ भी करते हैं। जैसे 1991 से पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, 1991 के बाद इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। An open economy is that economy which has economic transactions with other countries of the world. सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अब अगला है एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या होती है? जो प्राइमरीली इंगेज होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कौन सी होती है? जो प्राइमरीली अरेंज होती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए। बात समझ में आ रही है बेटा जी? अब हम आते हैं रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो हम सार्क के बारे में समझते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है क्या। यहां पर नाम ही साउथ एशियन है तो समझना बेटा, इट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। अब है क्या? इट वॉज फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985 विद 7 मेंबर कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज है? इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड मालदीव। मतलब इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं इसके अंदर। मेंबर इंक्रीज टू 8 विद द ज्वाइनिंग ऑफ अफगानिस्तान इन 2007। यहां पे मैंने आपको बनाकर दिखा भी दिया है। सार्क के साथ क्या है? इट कंप्राइजेस 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। मतलब इन कंट्रीज को मिलाकर दुनिया का केवल 3% एरिया है, लेकिन 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस 3% एरिया में ही रहती है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सार्क के? बनाया क्यों गया? पहला देखो, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशियन एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब इस देश, जितने भी ये नेशंस हैं, यहां पर वेलफेयर बढ़े और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, इसलिए सार्क का गठन होता है। टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इन देश में जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो, सोशल प्रोग्रेस हो और साथ ही साथ कल्चरल डेवलपमेंट भी देखा जा सके, इसलिए सार्क को स्टैब्लिश किया गया। टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर अमंग कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। मतलब इन कंट्रीज में सेल्फ रिलायंस की भावना डेवलप हो ताकि ये कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट कम रहें, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? अब हम एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग एशियन भी बोलते हैं। यहां पर इंडिया नहीं है, यहां पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप देख सकते हैं, आओ देखते हैं। इट इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1967 में। किसके द्वारा? 5 कंट्रीज थी। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। Its members increased to 10 with the joining of Brunei, Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar. तो अभी इसमें 10 nations हैं. It comprises of 8.8% of world's population. ASEAN was established to promote, किस लिए establish हुआ था? Regional, economic, political, social, cultural cooperation amongst the member countries. आपस में ये रीजनल ग्रोथ हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, पॉलिटिकल ग्रोथ हो सके, सोशल एंड कल्चर ऑलमोस्ट कंट्रीज का थोड़ा सिमिलर है, तो उनको देखते हुए इन एशियन नेशंस का डेवलपमेंट, इन एशियन क्या बोलते हैं, एशियन ग्रुप का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है ना? कभी कभी ऐसा फंबल होता है कि लगता है ओ शब्द ही नहीं आ रहा है भाई साहब। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग ईयू के ऊपर। मतलब ईयू वो वाला यूं नहीं है, ईयू कितना गंदा, ऐसा वाला नहीं है भाई, ये यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन की बात है, मतलब इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर कंट्रीज प्राइमरीली लोकेटेड इन यूरोप। अभी क्या होता है, कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज कितना है? 7.1% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ईयू क्यों स्टैब्लिश होता है? फोकस ऑन इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, एनर्जी, एनवायरमेंट, ट्रेड, टूरिज्म, इकोलॉजिकल एंड सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए यूरोपियन यूनियन का स्टैब्लिशमेंट होता है। और ये सारी यूरोपियन नेशंस जो है ना, वो सेम करेंसी फॉलो करती हैं। क्या है वो करेंसी? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। अब बात करते हैं G8 के बारे में। अब ये G8 क्या है मालिक, आओ जरा देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ लीडिंग एडवांस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये 8। दे सेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री गोल फॉर ग्लोबल फ्यूचर, अर्लियर नोन एज G7, बिकॉज इसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान था। सब्सिक्वेंटली रशिया ऑल्सो ज्वाइन एंड इसीलिए अब इसको G8 नेशंस के नाम से जाना था। ये वर्ल्ड के 8 सबसे मजबूत नेशंस हैं। बात समझ में आ रही है बेटा जी? अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये है G20। अब G20 में तो बहुत सारी कंट्रीज आ गई भाई। इट ब्रिंग्स टुगेदर वर्ल्ड्स 20 इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड इमर्जिंग कंट्रीज। इंडस्ट्रियलाइज भी है और इमर्जिंग है, इसमें हमारा भारत भी है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1999 एज एन एक्सपेंशन ऑफ G8 को ही एक्सपैंड करके G20 बनाया गया। इट रिप्रेजेंट्स 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। 2/3 पॉपुलेशन इसी G20 के अंदर है भाई। G20 एम्स टू डिस्कस की इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज रिलेटिंग टू ग्लोबल इकोनॉमी। तो भाई यहां पर जाकर आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। इट इज अ लॉन्ग चैप्टर, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब जाकर तुम इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना। एंड जिस बच्चे को लगता है कि हमारे साथ एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल के साथ आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है, तो टाइटन्स इज अ कोर्स फॉर यू। एनरोल करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सीधा भी एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।